हेलो, वेलकम बैक प्यारे साथियों। हिंदी की आज ये हमारी दूसरी क्लास है और आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सर्वनाम से स्टार्ट करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने यानी कि जो हमारी पहली वीडियो थी, लास्ट वीडियो, ठीक है, पहली वीडियो थी उसमें हमने शब्द के भेद से स्टार्ट किया था हिंदी को। शब्द के भेद जो होते हैं 4 होते हैं, तो उसमें जो 4 भेदों में से जो पहला भेद हमने कंप्लीट कर लिया था और दूसरा भेद हम पढ़ रहे थे। पहला भेद मैं आपको बता देता हूँ। पहला भेद हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर, जो कि शब्द के उसमें 5 भेद होते हैं। कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। इन सभी 5 तरह के शब्दों को जानने की हमने 100 के 100% अपनी ताकत लगाई, अच्छे से समझा उनको, ठीक है। एक एक पॉइंट उसमें मैंने ऐसा बताया कि किसी भी तरह से अगर आपके सामने कोई भी शब्द आ जाए, चाहे तत्सम का हो, तद्भव का हो, देसी हो, विदेशी हो, शंकर का हो, आप उसको पहचानने में कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने संज्ञा पढ़ी थी लास्ट की वीडियो में और आज हम सर्वनाम से अपना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा जान लेंगे। देखिए, कोई भी अगर कुछ चीज़ होती है, हम कुछ भी पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले हम सर्वनाम आज हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानेंगे सर्वनाम होता क्या है, ठीक है। देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर कैसे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, 2 तरह की बात होती है इसमें। एक होता है कि जो सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा की तरह प्रयोग होते हैं या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ये भी परीक्षाओं में, आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो सर्वनाम होते हैं क्या वो संज्ञा की तरह प्रयोग होते हैं या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे सर्वनाम होते हैं, जो हमारे 11 सर्वनाम होते हैं, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, ना कि संज्ञा की तरह प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा कि जो सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अब कैसे होते हैं वो भी मैं अब आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, आगे बढ़िए। सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको जानेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने का कार्य करती है। जो सर्वनाम होते हैं हमारे, वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने का कार्य करती है। दूसरा पॉइंट है सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इसके लिंग का निर्धारण क्रिया से होता है। किससे होता है? क्रिया से होता है ना। और अगला पॉइंट है सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। विकारी का मतलब समझ रहे हो? विकारी का मतलब है वह शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक, ठीक है, में परिवर्तन हो जाए उनका, यानी कि बदल जाए वो विकारी शब्द कहते हैं, उनको विकारी शब्द कहते हैं। और जो सर्वनाम होते हैं हमारे, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है कौन सा? मूल सर्वनाम, और दूसरा होता है हमारा यौगिक सर्वनाम, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक चीज़ जान लेते हैं कि जो हमारा पहली हेडिंग थी, पहले जो पॉइंट था और दूसरा पॉइंट था और इसके अलावा तीसरा पॉइंट, ठीक है, इन 3 पॉइंटों के बारे में जान लेते हैं कि ये 3 पॉइंट क्या कह रहे हैं। देखिए, जो सर्वनाम होती है वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने का कार्य करती है। दूसरा पॉइंट में है कि सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। और तीसरा पॉइंट है सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इसके लिंग का निर्धारण कौन करता है? क्रिया करती है। अब कैसे, वो जान लेते हैं। देखिए, आप इसमें 2 पॉइंट देख रहे होंगे, ये वाले। एक पहला पॉइंट लिखा हुआ है राम कानपुर जा रहा था, ठीक है, लेकिन राम रास्ते में ही उतर गया। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है राम कानपुर जा रहा था लेकिन वह रास्ते में ही उतर गया। अब देखिए, पहला पॉइंट है हमारा सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने का कार्य करती है। पुनरावृत्ति मतलब कोई शब्द अगर बार बार आ रहा है तो उसको रोकने का कार्य करती है, बार बार ना आने देती, उसके जगह सर्वनाम प्रयोग हो जाता है। कैसे? देखिए, जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि राम कानपुर जा रहा था। कौन जा रहा था? राम कानपुर जा रहा था लेकिन राम रास्ते में ही उतर गया। राम 2 बार आ गया यहाँ पर, है ना। और दूसरे में पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट में है कि राम कानपुर जा रहा था लेकिन वह, अब देखिए यहाँ राम की जगह क्या आ गया? राम की जगह आ गया यहाँ पर वह। राम की जगह क्या आ गया? वह आ गया। वह रास्ते में ही उतर गया, यानी कि संज्ञा, संज्ञा कौन है? राम है यहाँ। संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी कि कोई जो संज्ञा हमारी जो दोबारा आ रही थी उसके स्थान पर वह का प्रयोग होगा, सर्वनाम का प्रयोग होगा, है ना। ये तो होगा पहला पॉइंट हमारा, ये वाला पहला पॉइंट, ठीक। अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट है सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। वाक्य की सुंदरता यानी कि वाक्य अच्छा लगने लगता है बोलने में,
और सुनने में। जैसे राम कानपुर जा रहा था लेकिन राम रास्ते में ही उतर गया। अब इसको बोलो और सुनो, है ना। अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट अब जानो, जो दूसरा सेंटेंस है कि राम कानपुर जा रहा था लेकिन वह रास्ते में ही उतर गया। देखिए इसमें कितना अच्छा लग रहा सुनने में, इसमें कितना मजा आ रहा सुनते से और बोलते से भी, लेकिन इसमें अजीब सा फील हो रहा है ये, क्योंकि 2 बार राम आ रहा है। अब यहाँ जो एक राम आया, राम की जगह जो वह आ गया ना, इसने वाक्य की सुंदरता को बढ़ा दिया। वाक्य की क्या कर दिया, सुंदरता को बढ़ा दिया और संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक दिया इसने, है ना। अब इसके अलावा तीसरा पॉइंट था, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता बल्कि इसके लिंग का निर्धारण कौन करता है, क्रिया करती है। क्रिया क्या है, उतर गया, उतरना, चढ़ना, बैठना, खाना, पीना, ये क्रिया होती है। उतर गया, उतर गया, उतर गया का मतलब है कौन था, पुरुष था, वह, ठीक है। क्रिया से ही इसके लिंग का पता चल गया, यानी कि वह उतर गया। अगर उतर गई होती तो स्त्री होती, लेकिन उतर गया का मतलब है पुरुष है। यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे हम केवल और केवल, मैं सिर्फ इतना कह दूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वह रास्ते में उतर गया, वह रास्ते में उतर गया, ठीक है। अब इस सेंटेंस से, और एक दूसरा है कि वह रास्ते में उतर गई, ठीक है, उतर गई, है ना। अब ये दो आपके सामने सेंटेंस है, दो सेंटेंस। अब देखिए क्रिया इसमें क्या है, इसमें क्रिया है उतरना, उतर गई, है ना, दोनों में उतर गए। एक है उतर गया और एक है उतर गई, है ना। तो क्रिया से हमको ये पता चल रहा है कि उतर कौन गया या कौन गई, यानी कि वो लड़का था उतरने वाला, ये लड़की थी, यानी कि गया, उतर गया, ये एक क्रिया हो गई। ये उतर गई, ये दूसरी क्रिया होगी, दूसरे सेंटेंस की। उतर गया यानी कि वह कौन, लड़का उतर गया। उतर गई, वह कौन, लड़की उतर गई। यानी कि क्रिया से क्या होता है, किसी सर्वनाम के लिंग की पता चल जाती है हमें कि वो किस लिंग का है, पुरुष है, महिला है ना, उसका हम पता चल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और हमने जाना था कि जो सर्वनाम होते हैं हमारे, वो विकारी शब्द के अंदर आते हैं और 2 प्रकार के होते हैं, एक यौगिक होते हैं और एक मूल सर्वनाम होते हैं, ना। अब देखिए, अब जानेंगे हम मूल सर्वनाम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, मूल सर्वनाम के बारे में, ठीक। देखिए मूल सर्वनाम की जो संख्या होती है वो 11 होती है। मूल सर्वनाम, जो मूल सर्वनाम होते हैं 11 होते हैं। परीक्षा में सीधा सीधा आता है कि सर्वनामों की संख्या बताइए, किसकी, मूल सर्वनामों की संख्या। अगर सर्वनाम की पूछ लेगा, सर्वनाम की संख्या बताइए, तो सर्वनाम हो गए 6। लेकिन अगर कह चले मूल सर्वनामों की संख्या, तो मूल सर्वनाम हो गए कितने, 11 सर्वनामों के मूल। अब 6 कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा, 11 कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा। बिल्कुल भी स्किप ना करें और अच्छे से समझते रहें, ठीक है। देखिए मूल सर्वनाम जो होते हैं 11 होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है मैं, दूसरा होता है तुम, तीसरा होता है आप, चौथा यह, पांचवा वह, छठा कोई, सातवां कुछ, और 8 नंबर पे क्या, 9 पे कौन, 10 जो, और 11 सो। ये 11 होते हैं हमारे मूल सर्वनाम। कौन कौन से, एक बार फिर पढ़ो, मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो और सो। 11 हो गए। अब इसके अलावा देखिए, जो मैं आता है ना, वो उत्तम पुरुष के लिए आता है। उत्तम पुरुष यानी कि जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मेरे लिए मैं, यानी कि मैं उत्तम हो गया। अब मेरे सामने आप खड़े हो, तो मैं आपसे किस तरह से बात करूंगा, अगर आप मुझसे बड़े हो तो मैं क्या कह के बात करूंगा, आप कह के बात करूंगा। अगर मुझसे बड़े हो, और मुझसे छोटे हो तो तू या फिर तुम कह के बात करूंगा, है ना। तो वही होगा, यानी कि वो कहलाएगा मध्यम पुरुष। क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष। में अगर हम कोई दो व्यक्ति, मैं या कोई और, या कोई भी दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, जैसे सपोज करो मैं और आप खड़े हैं, ठीक है। मैं अगर कहूँ तो वो मैं मेरे लिए होगा, यानी कि मैं मध्यम पुरुष होगा, मैं हो गया उत्तम पुरुष। और आपसे बात कर रहा हूँ तो आप कौन हो गए, आप हो गए मध्यम पुरुष। तो मैं उत्तम पुरुष के लिए क्या आएगा, मैं आएगा, और मध्यम के लिए तुम या आप आओगे, ठीक है। बड़ा होगा तो बड़े के लिए आप, छोटे के लिए तुम, है ना। अब इसमें सेंटेंस में कोई छोटा बड़ा नहीं आएगा, लेकिन तुम और आप आएंगे, ठीक है। अब देखिए यह और वह, अन्य, देखिए दो व्यक्ति खड़े हैं और किसी तीसरे की चुगली चल रही हो, यार वो तो बहुत कमीना आदमी है, यार ये तो, वो तो बहुत बुरा आदमी है ना, वो तो बहुत बुरा आदमी है, वह बहुत बुरा आदमी है ना। समझ रहे हो ना। एक होता है सामने हमारे, देखिए यह और वह में दो फर्क होता है। यह है समझिए, देखिए यह
और वह, है ना, यह और वह, यहाँ पर समझे आप। देखिए यह लड़का है, यह लड़का है और वह लड़का है। अब इस सेंटेंस से आप क्या समझ रहे हो ये बताइए मुझे। यह लड़का है, यह लड़का से हमें हमें देखने के लिए मिल रहा कि हमारे पास में है, हमारे पास में खड़ा कि यह लड़का है ना। जैसे आप कहीं लड़की मतलब अगर आप किसी लड़के को देखने जाओगे शादी के लिए, ठीक है, तो लड़का वाले क्या कहते हैं, देखो जी ये लड़का है ना, ये लड़का है। लेकिन अगर वहीं पर आप किसी लड़के को देखने जा रहे हो, लड़का दूर है, तो लड़के वाले क्या कहेंगे, देखो जी वो जो खड़ा वो वाला लड़का है, यानी कि वह लड़का है। वह किसके लिए आता है, वह आता है दूर के लिए। और यह किसके लिए प्रयोग होता है, यह होता है पास के लिए, है ना, दूर के लिए पास के लिए। देखो जी ये लड़का तुम्हें पसंद है, देखो जी वो लड़का क्या तुम्हें पसंद है ना, यह और वह। ठीक, अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। कोई और कुछ, देखिए कोई आ रहा है ना, कुछ लोग सड़क पर खड़े हैं, यानी कि कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चय नहीं है कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें नहीं पता, कौन आ रहा है, कोई आ रहा है ना, अनिश्चय है, यानी कि निश्चय नहीं है। वो राम हो सकता है, शाम हो सकता है, अजय विजय, कोई भी हो सकता है ना। तो कोई आ रहा है, कौन आ रहा पता नहीं। कुछ लोग सड़क पर खड़े हैं, कुछ खड़े हैं, कितने खड़े हैं कुछ नहीं पता हमको कितने खड़े हैं, लेकिन हमें पता है कि कुछ खड़े हैं, है ना। तो ये कोई और कुछ जो प्रयोग में आता है, किस में आता है, अनिश्चयवाचक में आता है, जिसमें निश्चय ना हो, यानी कि कोई हमें 100% जानकारी ना हो उसके बारे में। अब देख, ठीक है, अब आता है क्या और कौन, क्या और कौन, ठीक है, क्या और कौन। अब एक चीज बताइए, जैसे आपके पड़ोस में आप घर आए, ठीक है, आप नौकरी करके आए, आप खेल कूद के आए, घर आए, घर आके मम्मी से बोले, मम्मी क्या बनाया आपने, है ना। मम्मी बोले हमने तो आलू बनाए, तो आप क्या बोलोगे, अब मैं नहीं खा रहा। अब पता क्या करोगे, आप करो पड़ोस पड़ोस की दीवार पर खड़े हो जाओगे, वहां चिल्लाओगे पड़ोसी से, जो चाची लगती होगी, ताई लगती होगी, कि चाची क्या बनाया है ना, चाची क्या बनाया है, क्या है ना, क्या। देखिए क्या बनाया मतलब खाने के बारे में बात कर रहा है ना। और दूसरा, अभी फिलहाल इतना ही समझो, है ना। दूसरा है कौन, दूसरा है कौन। आपका घर है, आपके घर का दरवाजा लगा हुआ है, और पीछे से कोई आता है और दरवाजा बजाना शुरू कर देता है ना। तो आप आओगे, क्या कहोगे, कौन है। अब दरवाजा बजा रहा है, तो क्या कहोगे उससे, कौन है, आपको नहीं पता कौन है। अब इससे सिर्फ क्या और कौन सा इतना समझ लीजिए। देखिए आप एक सब्जी मांग रहे थे, सब्जी क्या है, सब्जी निर्जीव है, जबकि कौन आ रहा है, अगर कोई आया है अपने पैरों से चल के, यानी कि सजीव है। मेरा कहने का मतलब है कि क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए करते हैं और कौन का प्रयोग सजीव के लिए करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग होता है, क्या और कौन। सिर्फ दो ही शब्द ऐसे हैं, क्या और कौन, जो प्रश्नवाचक में आते हैं। इसके अलावा कब, जब, तब, सब, है ना, कुछ भी आ जाए वो प्रश्नवाचक नहीं माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा माना जाएगा, जिसमें क्या और कौन का प्रयोग होगा, तो वही प्रश्नवाचक माना जाएगा, है ना। इसके अलावा आ जाता है जो और सो। देखिए जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, यानी कि संबंधवाचक का जो भी वाक्य सेंटेंस होएगा उसमें जो और सो का प्रयोग होएगा। अब हम आगे देखेंगे जहां हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, है ना। चलिए देखिए, अब एक चीज समझ लीजिए। देखिए एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, यानी कि मैं जो बोल रहा हूं मैं। एक होता है मध्यम पुरुष, यानी कि मैं, मेरे सामने कोई खड़ा उससे मैं बात कर रहा हूं, तो वो हो गया मध्यम पुरुष। और एक होता है अन्य पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, जो या तो हमारे पास भी हो सकता है, जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा हो, या फिर वो बहुत दूर भी हो सकता है। वो हो गया थर्ड पर्सन, यानी कि यह और वह। यह का मतलब हम पास के लिए, और वह का मतलब दूर के लिए, है ना। यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखिए, अब यौगिक सर्वनाम जान लीजिए। यौगिक सर्वनाम अभी हमने जाने मूल सर्वनाम कितने होते, 11 होते हैं मूल सर्वनाम हमारे, ठीक है। अब जान लेते हैं हम यौगिक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो यौगिक सर्वनाम होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो मूल सर्वनामों में कारक चिन्ह यानी कि परसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। जो मूल सर्वनाम होते हैं उनमें कारक चिन्ह जोड़कर क्या हो जा बना लेते हैं, यौगिक सर्वनाम बना लेते हैं। कैसे, मैं आप बता देता हूं आपको। देखिए मूल सर्वनाम हमारा क्या है, हमारा मूल सर्वनाम है आप,
है ना। आप किसका है? आप यानी कि मैं दूसरे के लिए बात कर रहा हूँ, सामने जो मेरे खड़ा मैं उससे बात करता हूँ, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुषवाचक है ना। आप उससे, अब देखिए, अब मैं कारक चिन्ह अगर मैं लगा दूं, जैसे ने लगा दूं आपके साथ में, तो क्या होगा? आपने। देखिए मूल सर्वनाम तो हो गया आप, मूल सर्वनाम क्या हो गया? मूल सर्वनाम हो गया आप, यहाँ देख लिए, मूल सर्वनाम तो हो गया आप, कारक चिन्ह हो गया नो, ने, है ना, तो यौगिक सर्वनाम क्या बन जाएगा? आपने। मूल सर्वनाम हो गया आप, कारक चिन्ह लगा दूं मैं को, तो ये यौगिक सर्वनाम क्या बन जाएगा? आपको। ऐसे ही आपके साथ में से जोड़ दो, आपके साथ में के लिए, आपका, आपकी, आपके, आप में या आप पर, है ना। अब देखिए जो हमारे जो कारक होते हैं ना, ये कर्ता का है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में और अधिक में पर, है ना। ये जब हम कारक पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे ये विभक्ति हैं कारकों की, है ना। कारक में, किस कारक में क्या कौन सा विभक्ति का प्रयोग होएगा वो हम उसमें जानेंगे। लेकिन यहाँ भी हमने लिखा हुआ है तो इसमें भी आप जान सकते हो। याद करने का तरीका भी सीधा सीधा इतना ही है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, है ना, संप्रदान के लिए, संबंध काके की, अधिकरण में पर, है ना। और भी होते हैं, जैसे संबोधन होता है ना, अधिकरण होता है ना, अधिकरण है, संबोधन है, तो सब जब हम आगे चलेंगे तब उसमें जान लेंगे। देखिए, है ना, तो ये हम मूल सर्वनामों में कारक परसक जोड़कर क्या बना देते हैं? यौगिक सर्वनाम बना देते हैं, है ना। यहाँ तक जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर कहीं कोई मिस्टेक हो रही है मुझसे या आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, है ना। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी ना बता पाएँ तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी कॉन्टैक्ट का मतलब समझ रहे हो, व्हाट्सअप नंबर है, ना कि कॉलिंग, है ना। केवल और केवल व्हाट्सअप नंबर 75 20 82 84 87, यानी कि 7520828487। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है चैनल का, नौकरी 24 का, जिसकी जो लिंक होगी हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ से उस पर जाइए, वहाँ से जुड़ जाइए, और वहाँ पर बहुत सारे आपको वहाँ पर पीडीएफ भी मिलेंगी। और अगर आपको कोई भी बात अगर जाननी है, कोई आपका कोई डाउट है तो ग्रुप में शेयर करें। बहुत सारे भैया बंद और भाई, हमारी बहन, वहाँ पर सब वहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी, तो वहाँ से भी आपको उसका सोल्यूशन आपका मिल जाएगा ना। तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, वहाँ से भी आपकी क्वेरी समाप्त हो जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखिए जो मूल सर्वनाम होते हैं वे छोटे से छोटा सर्वनाम होता है। मूल सर्वनाम छोटे से छोटा, है ना, जिसमें कारक चिन्ह अथवा परसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया, मूल सर्वनामों में जब हम कारक चिन्ह लगा देते हैं, परसर्ग लगा देते हैं, तो यौगिक सर्वनाम बन जाता है। ऐसे ही परिभाषा आती है, परीक्षा में पूछा जाता है परिभाषा, ठीक है। ऐसा पूछ सकता है कि मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटा सर्वनाम होता है जिसमें, और डॉट डॉट लगा देगा, क्या लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। तो क्या लगा? कारक चिन्ह लगाकर। ऐसे पूछ सकता है कि मूल सर्वनामों में कारक चिन्ह लगाकर क्या बनाया जाता है? तो यौगिक सर्वनाम बनाया जाता है, विकल्प में यौगिक सर्वनाम, है ना। इस तरह सवाल पूछे जाते हैं जो कि पॉइंट ऐसी वन लाइनर से बनते हैं, है ना। याद रखेंगे इसको भी। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट पा जाते हैं। देखिए जो सर्वनाम होते हैं हमारे, उसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? उसके होते हैं 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं हमारे। कौन सा? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा होता है कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम, है ना, छठा। ठीक, तो ये इतने कौन से होते हैं? 6 होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब चलिए देखिए जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना। देखिए कौन कौन सा होता है? पहला होता उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इनकी पहचान चिन्ह क्या होती है? देखिए उत्तम पुरुष में तो मैं आ जाएगा, यानी कि मैं अपने लिए बात करूंगा तो उत्तम, मैं किसी दूसरे से बात कर रहा हूं तो तुम, आप और तू। ठीक है, तू और तुम कहाँ जाएगा? अगर वह छोटा है, हमसे उम्र में छोटा है, तो तू और तुम कह के बात करेंगे। और अगर हमसे उम्र में बड़ा है तो हम कैसे बात करते हैं? आप कह के बात करते हैं, है ना।
और इसके अलावा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो हमारे पास है, हमें दिखाई दे रहा है, तो हम उससे यह कह के बात करेंगे। हम जैसे दो हम लोग बात कर रहे हैं और किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, और तो वो तीसरा जिसके लिए हम बात कर रहे हैं वो हमसे थोड़ी सी दूरी पर है, तो हम उसको कहेंगे यह है। लेकिन अगर वो ज़्यादा ही दूर है तो कहेंगे वह है ना, यह वह। ठीक है। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक होता है निजवाचक, जो दूसरा होता है, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, और छठा कौन सा होता है? छठा होता है संबंधवाचक। तो निजवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। निज, देखिए आपने सुना होगा निजी, निजी होता है, निजी सुना ना आपने, ये मेरी निजी कार है, ये मेरी निजी ज़मीन है, ये मेरा निजी पेन है, ये मेरी निजी प्रॉपर्टी है। निजी, निजी है ना, तो वही निज है ये। निज मतलब मेरा। ठीक है। आप, स्वयं, जहाँ भी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा उसमें आप मिलेगा, स्वयं, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप। इन शब्दों की पहचान से हम पता लगा लेंगे कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अभी हम आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे, है ना। तो लेकिन हमारी जो पहचान क्या होगी, आप, जिसमें आप आएगा, स्वयं आएगा, है ना, स्वयं लिखा आएगा, खुद, स्वतः, अपने आप, ये अगर शब्द आते हैं उसमें लिखे हुए, लगे हुए किसी वाक्य में, तो हम पहचान कर लेंगे कि निजवाचक का है। निजवाचक का मतलब कि अपने लिए कह रहा है। जैसे मैं स्वयं पानी भर लूंगा, मैं स्वयं स्कूल चला जाऊंगा, मैं खुद स्कूल चला जाऊंगा, है ना, मैं अपने आप यह काम कर लूंगा। यानी कि वो अपने लिए कह रहा है, खुद के लिए कह रहा है कि मैं खुद ही कर लूंगा, है ना। तो ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। ठीक है। इसके अलावा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, यह और वह। अभी देखिए, हमने यह और वह कहाँ पढ़े थे? यह वह पढ़े थे हमने, कहाँ पर? यह वह पढ़े थे। पुरुषवाचक का जो तीसरा भेद होता है, अन्य पुरुषवाचक में यह वह, और यह निश्चयवाचक में भी आ गए। तो यह निकट के लिए होता है और वह दूर के लिए होता है। यह क्या हो गया? यह और वह निश्चयवाचक भी होते हैं, निश्चयवाचक भी होते हैं ये। ठीक है। अब ये प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि वो आपसे पुरुषवाचक के बारे में पूछ रहा है या निश्चयवाचक के बारे में पूछ रहा है ना। अब पुरुषवाचक की क्या पहचान होगी और निश्चयवाचक की क्या पहचान होगी, ये भी हम आगे जानेंगे, है ना। फिलहाल आप समझ लीजिए कि निजवाचक की क्या पहचान है, जिस वाक्य में आप, स्वयं, स्वयं, है ना, खुद, स्वतः, अपने आप आ जाए, वो निजवाचक के उदाहरण होंगे। और अगर निश्चयवाचक के लिए यह और वह आ जाए, है ना, और इसका ऐसे ही बिल्कुल सेम, निश्चयवाचक में कोई, कुछ, कई और किसी, ये अगर शब्द आ जाए तो क्या होगा, वो निश्चयवाचक का हो जाएगा। जैसे कोई आया है, कुछ खाने को ला दो, कई लोग सड़क पर खड़े हैं, किसी ने मुझे नहीं देखा, है ना। ऐसे ये वाक्य होंगे, तो इससे हम पता लगा लेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे, उससे अच्छे से और जानेंगे, है ना। थोड़ा सा फिलहाल मैं अभी आपको मोटा मोटा सा इसका बेसिक बता रहा हूँ कि इसकी पहचान कैसे करेंगे हम। ठीक है। इसके अलावा प्रश्नवाचक सर्वनाम पे आ जाइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए, क्या मैंने अभी आपको बताया था, क्या निर्जीव के लिए प्रयोग होता है और कौन किसके लिए होता है? सजीव के लिए प्रयोग होता है। दरवाजे पर कौन आया है? अगर कोई आया है दरवाजे पर तो जाहिर सी बात है सजीव है, यानी कि, है ना, अपने पैरों से चल के तो आया है, तो सजीव है ना। क्या बनाया है? खाने में क्या है? खाने में क्या है? अगर क्या है खाने में, तो वो किसकी बात कर रहा है? वो निर्जीव की बात कर रहा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में जहाँ क्या आ जाएगा वो निर्जीव के लिए आएगा, और कौन आएगा तो सजीव के लिए आएगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण सिर्फ और सिर्फ क्या और कौन के ही होंगे। इसके अलावा कोई तीसरा भी शब्द नहीं आएगा क्या और कौन के अलावा, है ना। ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा लास्ट आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण होंगे उसमें जो, सो, वह, जैसा, वैसा, ज्यों, त्यों, जैसे, वैसे, ये शब्द आएंगे जो बीच में, है ना। बीच में भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। अगर ये सभी शब्द या किसी कोई एक शब्द अगर उसमें आ रहा है किसी वाक्य में, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। अब कैसे? अब हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम निजवाचक सर्वनाम पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? निजवाचक सर्वनाम पे आ जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। देखिए, निजवाचक सर्वनाम, जब किसी वाक्य में स्वयं या खुद के द्वारा
किसी कार्य को करने का बोध हो, तो वो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कोई वाक्य में ऐसा फील हो रहा है कि मैं वो काम खुद कर रहा हूं, तो वह क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जैसे उदाहरण देख लीजिए, मैंने आपको बताया ना, उदाहरण से जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे सर्वनाम के बारे में। आप चला जाऊंगा, आप चला जाऊंगा। अब एक चीज बताइए, अगर ये पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता, तो आप चला जाऊंगा, आप चला जाऊंगा से क्या मतलब? आप क्या समझ रहे हो आप चला जाऊंगा? आप बोल के देखो, अपने लिए आप बोल के देखो कि आप चला जाऊंगा, तो आपको ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद के लिए कह रहा हूँ, है ना? आप चला जाऊंगा, आप चला जाऊंगा, है ना? तो यहाँ आप क्या आ गया? आप किसके लिए प्रयोग होगा? निजवाचक के लिए होगा। मैंने अभी आपको बताया भी था, मैंने बहुत सारे शब्द भी बताए थे, उन्हीं में से आप आ गया, है ना? देखिए, पानी स्वतः बह जाएगा, पानी स्वतः बह जाएगा यानी खुद बह जाएगा, किसी को उसको बहाने की जरूरत नहीं है, पानी स्वतः बह जाएगा। आप चला जाऊंगा यानी कि मैं आप चला जाऊंगा, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, किसी को पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो निजवाचक सर्वनाम। मुझे खुद को पढ़ना चाहिए, किसको? खुद को पढ़ना चाहिए मुझे, है ना? यानी कि किसी को मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, खुद को पढ़ना चाहिए। क्या कहो? खुद को पढ़ना चाहिए मुझे, है ना? अगला है, मैं दिल्ली से अपने आप आ गया। कहाँ से आ गया? दिल्ली से अपने आप आ गया मैं, यानी कि मुझे कोई नहीं लेकर आया। हर एक उदाहरण में हमको ये महसूस हो रहा है, क्लियर क्लियर उदाहरण ये बता रहे हैं कि वो खुद अपना काम कर रहा है, यानी कि किसी की कोई हेल्प नहीं लग रही। वो कैसे? पहला उदाहरण आप है, इसमें आपका प्रयोग हो रहा है, दूसरे में स्वतः का प्रयोग हो रहा है, तीसरे में खुद का प्रयोग हो रहा है, और चौथे में अपने आप का प्रयोग हो रहा है ना? इन शब्दों से हमको पता लग रहा है, आप, स्वतः, खुद और अपने आप। ठीक है, चलिए, निजवाचक हो गया। अब चलते निश्चयवाचक के, निश्चयवाचक देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा? निश्चयवाचक। ठीक है, तो निश्चयवाचक में देखेंगे, जब यह वह का प्रयोग यह निकट के लिए तथा दूर के लिए वह के लिए हो, और किसी भी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता को बताता हो, वहां पर यह वह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना? देखिए, पुरुष वाचक सर्वनाम का जो तीसरा भेद था हमारा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हम यह वह का प्रयोग किसके लिए कर रहे थे? यह वह का प्रयोग हम कर रहे थे जो हमारे पास के लिए हो या दूर के लिए हो। लेकिन यह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह वह का प्रयोग होता है ना? अभी देखिए, अब हम इसमें पता लगाएंगे कि निश्चयवाचक का कौन सा उदाहरण होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक का कौन सा उदाहरण होता है, यह भी हमको पता लगेगा। कैसे? देखिए, है ना? क्या हमने जाना? हमने जाना यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, है ना? दूसरा पॉइंट है हमारा, जब यह वह के साथ कोई संज्ञा, केवल एक, ठीक है, केवल एक आए, तब यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। यानी कि कोई सेंटेंस है, उसमें यह वह का प्रयोग हो रहा है, या तो यह का हो रहा है या फिर वह का हो रहा है, और इसके साथ में केवल एक संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, तो वो कौन हो जाएगा? वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना? ये हमारा दूसरा भेद है। अभी हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट है हमारा, अभी हम क्लियर इनके उदाहरण से जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा कौन सा भेद है? हमारा निश्चयवाचक के निश्चयवाचक का कौन सा उदाहरण है, और हमारा पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक का कैसा हो, कौन सा उदाहरण होता है, कैसे पहचानेंगे? और तीसरा पॉइंट है इसमें, लेकिन जब यह वह का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाए, तब वहां पुरुषवाचक यानी कि अन्य पुरुष वाला सर्वनाम होगा। कुछ समझे? देखिए, जहां निश्चयवाचक में सर्वनाम के साथ में यह और वह सर्वनाम के साथ में अगर कोई एक संज्ञा आ जाएगी तो निश्चयवाचक होगा, और यह वह के साथ में किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करे तो वहां क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब उदाहरण देख लीजिए इसके, ये पॉइंट थे, इन पॉइंटों को आप याद भी रखेंगे। अब इसी से हम जानेंगे। देखिए, यह गाय है, क्या है? यह गाय है। देखिए, ये तो होगा, क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा? यह गाय। गाय क्या हो गई? गाय हो गई एक संज्ञा। गाय क्या हो गई? गाय होगी एक संज्ञा। और यह क्या हो गया? यह होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया ये, है ना? एक, केवल एक क्या हो गई हमारी? एक संज्ञा हो गई और सर्वनाम होगा। हमको अभी आपको बताया था, पढ़ा था हमने,
देखिए जब यह वह के साथ कोई एक, केवल एक, कोई एक संज्ञा, केवल एक संज्ञा है, तो वो क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। अब यही है ना पहले पहले उदाहरण में, देखिए एक, केवल एक संज्ञा है, और क्या है उससे पहले, क्या है उससे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह है, तो क्या होगा, निश्चय होगा, यानी कि 100% है कि हम अगर किसी की तरफ कहेंगे कोई गाय है, गाय बैठी है, खड़ी है, दो लोग बतला रहे हैं, तो वो कह देंगे अरे यार ये गाय है, क्या है, यह गाय है, तो यह गाय है जब हमको हमारे पास खड़ी है, हमारे पास खड़ी है, बैठी है, तो क्या है, यह का मतलब है पास में है, और गाय है, तो यानी कि 100% है, वो 100% गाय है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना, क्या नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, वह विलायती चूहा है, क्या है, वह विलायती चूहा है, वह क्या हो गया, वह हो गया यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, और विलायती चूहा, विलायती चूहा क्या हो गया, है ना, चूहा क्या होगा, ये होगी एक संज्ञा, केवल एक संज्ञा हो गई, और एक क्या होगा, एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, तो ये भी किसका आ जाएगा उदाहरण, यह विलायती चूहा है ना, वह विलायती चूहा है, वह किसके लिए प्रयोग किया गया, वह किया गया है दूर के लिए प्रयोग, और यहां यह किसके लिए प्रयोग किया गया, यह किया गया है पास के लिए प्रयोग, यह यानी कि हमारे सामने है, वह यानी कि हमसे दूर है, वह विलायती चूहा है, लेकिन 100% है कि वह विलायती चूहा है तो है ना। अब देखिए, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, है ना। उदाहरण है तीसरा, आपका प्रयोग निश्चयवाचक, यह वह, लेकिन कहाँ रहते हो, इसमें कौन सा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए एक मेरे द्वारा बताया गया या फिर किसी भी टीचर के द्वारा बताया गया वो तो बता देगा, लेकिन जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, जब तक आप अपना माइंड नहीं चलाओगे, जब तक आप खुद समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक बिल्कुल बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। हम अगर सपोज करो कोई भी टीचर 80% बता रहा है, तो यकीन मानो उसके 80% से इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए कोई चीज़ 100% है, आपका सिलेक्शन जो होगा वो 100% पे होगा, ऐसा मान लीजिए। टीचर आपको बता रहा है कितना, केवल 80%, लेकिन बच कितना गया, 20% बाकी रहेगा। अब जो 20% है ना, ये टीचर ने तो 80% बता दिया, अपना काम कर दिया, लेकिन ये जो 20% है, ये 20% ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्यों, क्योंकि आप इस 20% को पढ़ने के लिए इतना कुछ पढ़ोगे, इतना कुछ जानोगे कि आप यकीन नहीं कर सकते कि आपने वो 80% इतना नहीं पढ़ा होगा जितना आप इस 20% में पढ़ लोगे। जो ये 80% पढ़ रहे हैं ना, जो टीचर ने 80% पढ़ा दिया, तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो सभी के पास 80% है, लेकिन मजा सिलेक्शन उसका होता है जो इस 80% को 100% में परिवर्तन कर दे, यानी कि खुद भी पढ़े, है ना। ऐसे ही है, आप कहाँ रहते हो, है ना। चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ रहते हो, यह जा रहा है, वह गा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। देखिए आप कहाँ रहते हो, देखिए एक होता है निजवाचक, निजवाचक, मैं अपने आप चला जाऊंगा, उसमें क्या आपने क्या देखा, उसमें देखा कि वो खुद के लिए कह रहा है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, लेकिन आप कहाँ रहते हो ये दूसरे के बारे में कह रहा है, किसी दूसरे से कह रहा है, दूसरे से कह रहा है मतलब क्या कह रहा है, दूसरे से कह रहा है जो हमारे सामने खड़ा है, जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी कि उम्र में हमसे बड़ा है, वो उम्र में जो बड़ा होता है उससे हम आप कहकर बात करते हैं, सम्मान जनक तरीके से उससे बात करते हैं, आप कहते हैं। जो छोटा होता है हम उससे तू या तुम कह के बात करते हैं, यानी कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, तो क्या हो गया ये, आप कहाँ रहते हो, तो ये पुरुषवाचक का उदाहरण हो गया, किसका हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम का। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा हो गया, देखिए उत्तम पुरुष होता है मैं अपने लिए कहूं, मैं, है ना। मध्यम पुरुष होता है कि मैं दूसरे वाले के लिए, यानी कि सामने वाले के लिए कहूँ, सेकंड पार्टी के लिए, तो सेकंड पार्टी में कौन आ जाएगा, तू, तुम या आप, तो ये कौन सा होगा, ये हो गया मध्यम, कौन सा होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, आप कहाँ रहते हो।
इसमें इन्हीं उदाहरणों में, ये 6 उदाहरणों में बहुत कुछ आपका क्लियर करा दूंगा, है ना। अब इसके अलावा चौथे पे चलते हैं। देखिए, यह जा रहा है, अभी हम जो निश्चयवाचक हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं उसमें यह वह का प्रयोग देख रहे हैं। जब भी निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि यह वह के साथ में कोई एक संज्ञा आ जाए, केवल एक संज्ञा का शब्द आ जाए तो निश्चयवाचक होगा, और अगर कोई एक संज्ञा नहीं आती है तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक में। जैसे कि यह जा रहा है, अब यहाँ यह तो हो गया क्या, यह तो हो गया एक सर्वनाम, और जा रहा है, अब इसमें संज्ञा नहीं है, हमारी संज्ञा नहीं है। संज्ञा नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। उसमें भी कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि इसमें संज्ञा नहीं लगाई, अगर संज्ञा लगा देता तो क्या हो जाता, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। निश्चय का मतलब है कि 100% यह जा रहा है ना, यह जा रहा है तो पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य में आ जाएगा। यह आदमी है, यह लड़का है, यह किताब है, यह पेन है ना, जो 100% हो, क्लियर है क्या, है ही है। आपके पापा हैं, आप जहाँ कोई 10-20 लोग खड़े हैं, आप कोई आपके घर आए कि हमें आपके पापा से मिलना है, तो आप क्या कहोगे कि वह खड़े हैं, वह खड़े हैं, है ना। वह मतलब वो दूर हैं, आंखों से दिखाई दे रहे लेकिन दूर है। अब वो कहे नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मेरे साथ चलो और अपने पापा के पास मुझे लेके चलो, है ना। अब आप उसको लेके चल दिए और जहाँ आपके पापा खड़े हैं 8-10 लोगों में, वहाँ आप पहुँच गए। अब क्या कहोगे, अब जो आपके पापा से मिलना आया उससे कहोगे देखिए यह जो खड़े हैं यह मेरे पापा हैं, यह मेरे पापा, यानी कि इतने सारों में से एक की तरफ आपने इशारा कर दिया, यानी कि 100% जिसकी तरफ आपने इशारा करा वही आपके पापा हैं, यानी कि 100% हो गया। आपने किसी और के लिए नहीं कहा, आपने सिर्फ सिर्फ उसी के लिए कहा जो आपके पापा है ना। चलिए आगे देखिए, उदाहरण नंबर 5, वह गा रहा है, वह गा रहा है, इसमें कोई संज्ञा नहीं आई, केवल और केवल सर्वनाम दे दिया, वह गा रहा है। कौन गा रहा है, दूर है, कोई बैठा हुआ है दूर, वह गा रहा है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। अब पुरुषवाचक में कौन हो गया, पुरुषवाचक में भी हो गया अन्य पुरुषवाचक। वह मतलब कहे प्रयोग कहाँ गया, दूर के लिए प्रयोग किया गया, वह गा रहा है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, अब इसमें मैं हो गया सर्वनाम, है ना, पढ़ रहा हूँ। केवल इतना ही मैं बताऊंगा, अब आपको ये बताना है कि मैं पढ़ रहा हूँ कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है। क्या पुरुषवाचक में आता है, निजवाचक में आता है, निश्चय में आता है, संबंध में आता है, किस में आता है, ये मुझे आपका इसमें बताओगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे लिखकर कि मैं पढ़ रहा हूँ ये सर्वनाम का कौन सा भेद है और किस में आता है ना, ये सर्वनाम के किस भेद में आता है, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। अब इसके अलावा अब आगे चलते हैं, अब जान लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चय, निश्चय मतलब 100%, कोई शक की गुंजाइश नहीं उसमें। अनिश्चयवाचक यानी कि शक की गुंजाइश है, यहाँ पर 100% नहीं होगा, है ना। अब देख लेते हैं, जब किसी वाक्य में अनिश्चितता का बोध हो, यानी कि निश्चित ना हो, 100% ना हो, शक की गुंजाइश हो, जब किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का बोध न हो, यानी कि हम 100% श्योर ना हो कि वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो कौन है, क्या है ना। और वाक्य में कोई, कुछ, कई, किसी आदि शब्द आए, तब वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसकी पहचान क्या है, जहाँ वाक्य में कोई आ जाए, कुछ आ जाए, कई आ जाए या फिर किसी आ जाए, है ना, ये होंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान। अब उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, कोई छत पर बैठा है, कोई छत पर बैठा है, कोई आ गया। अब हमको कोई आ गया, यानी कि हमको पता चल गई कि ये उदाहरण किसका है, ये उदाहरण है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ये, है ना, सर्वनाम का उदाहरण हो गया। कोई छत पर बैठा है, कौन बैठा है नहीं पता, निश्चय नहीं है, यानी कि 100% नहीं है, ये 100% नहीं है ना। अब मैं कह दूं कि वह छत पर बैठा है, वह छत पर बैठा है, यानी कि 100% बैठा है, वह बैठा है, हमको पता है ना कौन बैठा है, तभी तो कह रहे हैं वह छत पर बैठा है। सपोज करो आप दो भाई हो, एक भाई छत पर बैठा है, बड़ा भाई,
और तुम छोटे हो तो नीचे खड़े हो। कोई आपके भाई से मिलने आए, आपसे बोले आपके बड़े भाई से हमें मिलना है, तो आप क्या कहोगे? वो छत पर बैठे हैं। इज्जत से बात करोगे ना, वो छत पर बैठे, यानी कि आप 100% हो कि हमारे बड़े भाई कहाँ बैठे? छत पर बैठे हैं। लेकिन यहाँ कोई बैठा है, हमको नहीं पता कौन बैठा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। अब दूसरा है कुछ लोग बाजार जा रहे हैं। कुछ लोग कौन जा रहे हैं? कुछ लोग बाजार जा रहे हैं, यानी कि कितने लोग जा रहे हैं हमको नहीं पता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां हमको ये पता है 1 लोग जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, 100 जा रहे हैं, ये कितने जा रहे हैं, यहाँ तो हमको क्लियर है कि इतने लोग जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये तो निश्चयवाचक में आ जाएगा कि इतने लोग बाजार जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जा रहे हैं, अब कुछ कितने जा रहे हैं? 1 जा रहा, 10 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, 1000 जा रहे हैं, हमको नहीं पता कितने जा रहे हैं, यानी कि अनिश्चयवाचक। और कोई, कुछ, किसी या कई, ये शब्द जिसमें भी वाक्य में आ जाएंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे, है ना। अब चलते हैं आगे। अब जान लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में, है ना। जब किसी वाक्य से प्रश्न पूछना या प्रश्न करना का बोध हो, कोई वाक्य हम ऐसे पढ़ रहे हैं जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है, या फिर हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा बोध हो, तो ऐसे वाक्यों में क्या निर्जीव के लिए प्रयोग होगा और कुछ सजीव के लिए। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान 2 शब्द क्या और कौन से होती है। एक तो क्या शब्द है? क्या, और दूसरा है कौन। इन दोनों के अलावा कोई भी तीसरा शब्द नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ वाक्य में 2 ही शब्द प्रयोग होंगे, क्या और कौन। अगर क्या और कौन वाक्य में आते हैं तो सीधा सीधा कहाँ जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अलावा कोई सा भी ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द हो जिससे हमें ये लग रहा हो कि ये प्रश्नवाचक है, कुछ सवाल पूछ रहा है या बता रहा है, तो वो भी नहीं होगा जब तक क्या और कौन नहीं होंगे वाक्य में, है ना। याद रखेंगे। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा अगला, क्या अगर वाक्य में क्या कौन शब्द आए लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा हो, तब भी उस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगर कार्य पूर्ण हो चुका है तो क्या और कौन के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। कई सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जो प्रश्न तो वाचक तो होते हैं, लेकिन उनमें प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है हमारा ये वाला, ये लगा हुआ नहीं होता, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार प्रश्नवाचक चिन्ह तो इसमें लगा हुआ नहीं है ना। तो ऐसे में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको उस वाक्य को पढ़ना है और उसमें देखना है कि इस वाक्य में जो 2 हमारे शब्द हैं, क्या और कौन सा है, और कौन, क्या इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आ रहा है या दोनों शब्द आ रहे हैं। अगर दोनों शब्दों में से कोई एक या दोनों आ रहे हैं तो वो चाहे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो या फिर ना लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य खत्म हो गया है और पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन अगर कार्य चल रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, है ना। तो कन्फ्यूजन होगी। लेकिन हमको क्या देखना है? सिर्फ हमको क्या और कौन देखना है। क्या और कौन अगर किसी वाक्य में आ रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेता हूं। अब हम उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण की से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां कौन आया था, यहां कौन आया था, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है? कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया, वाक्य पूरा हो गया। यहां कौन आया था, यानी कि वो बीत चुका है। सवाल कर रहा हूं मैं किसी से कि यहां कौन आया था, कौन, हमें कैसे पता चला प्रश्नवाचक का? हमने देखा कौन है इसमें, इस वाक्य में कौन का प्रयोग हुआ, कौन शब्द का, है ना। तो इससे हमको पता चल गया कि ये प्रश्नवाचक का है। अगला वो है, आप खाने में क्या लोगे, आप खाने में क्या लोगे, यानी कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है यहाँ पर। यहाँ तो कौन आया था, यानी कि आया था और आके चला भी गया, आकर चला भी गया। लेकिन आप खाने में क्या लोगे, यानी कि अभी पूरा नहीं हुआ, जहां लोगे जो पूरा नहीं हुआ तो वहां क्या? प्रश्नवाचक का प्रयोग हो जाएगा। और दूसरा, आप खाने में क्या लोगे, प्रश्नवाचक का भी प्रयोग होगा और हमारे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनका भी प्रयोग होगा, है ना। हम इसमें दोनों तरह से हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। जैसे
देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, सबसे पहला पॉइंट है जब किसी वाक्य से आपस में संबंध बताने का बोध हो तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। देखिए परिभाषाएं हैं ये और परिभाषाएं भी परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसलिए याद जरूर रखना, है ना। दूसरा है जब आपस में जो सो वह जैसा वैसा ज्यों त्यों जैसे वैसे आदि शब्द आए तब उस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि जो शब्द हैं ये कौन से वाले शब्द हैं, जो सो वह जैसा वैसा ज्यों त्यों जैसे वैसे, ये शब्द अगर किसी वाक्य में आ रहे हैं, चाहे बीच में हो चाहे पहले हो या बाद में हो, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा वो, है ना। आगे और जान लेंगे और अच्छे समझेंगे। वाक्य में किसी एक सर्वनाम के साथ दो या दो से अधिक संज्ञा आए, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखो। देखिए निजवाचक सर्वनाम पढ़ा था हमने, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब था कि यह वह का प्रयोग हो और उसके साथ में कोई एक संज्ञा आ जाए, यानी कि किसी सर्वनाम के साथ में केवल एक संज्ञा का प्रयोग हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहां कहा गया है कि किसी एक सर्वनाम के साथ में दो या दो से अधिक संज्ञा आ जाए तो वो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। निश्चयवाचक में एक संज्ञा आएगी और संबंधवाचक में दो या दो से अधिक संज्ञा आएंगी, है ना। देखिए उस वाक्य पर निर्भर हो तब उस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा है दो सर्वनाम आपस में एक दूसरे पर निर्भर हो, दो सर्वनाम होंगे। दूसरा पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि दो सर्वनाम हो और दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हो, एक दूसरे पर डिपेंड हो, तो वहां पर भी क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब उदाहरण देख लेते हैं इसके, ये परिभाषा है इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना, है ना। देखिए उदाहरण, जैसा काम वैसा दाम। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, देखिए जैसा और वैसा दोनों प्रयोग हो गए, क्या आ गया, जैसा काम वैसा दाम, एक दूसरे पे डिपेंड है, जैसा काम करोगे वैसा ही दाम मिलेगा, एक दूसरे पे डिपेंड हो गया, जैसा वैसा का प्रयोग हो गया तो क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जाहिर सी बात है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा, यानी कि जो और सो का प्रयोग होगा दोनों शब्दों का, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया, पहचान, है ना। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो मेहनत करेगा वह क्या होगा, सफल होगा, मेहनत करोगे तभी तो सफल होगे, यानी कि एक जो और दूसरा वह, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है और दोनों वो शब्दों का भी प्रयोग होगा इसमें, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह राधा की कार है ना। एक होता है, देखिए यह राधा की कार है, यहां मैं लिख लेता हूं, और दूसरा उदाहरण मैं यहां लिख लेता हूं, यह कार है ना। इसमें उदाहरण में और इसमें क्या फर्क है, देखिए यहाँ एक तो राधा एक और दूसरी कार, यानी कि दो संज्ञा हो गई, लेकिन यहाँ केवल एक संज्ञा हो गई, यह कार है, यानी कि यह होगा निश्चयवाचक का उदाहरण। किसका उदाहरण, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। एक तो इसमें हो गया सर्वनाम और दूसरा होगी एक संज्ञा, यानी कि एक सर्वनाम के साथ में एक संज्ञा आ गई, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक सर्वनाम के साथ में दो संज्ञा आ गई, तीन भी हो सकती थी, चार भी हो सकती थी, या तो दो रहेंगी या फिर दो से ज्यादा रहेंगी, तो वो भी क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो संज्ञा की ना, यह राधा की कार है, या एक संज्ञा होगी निश्चयवाचक होगा, जहां दो या दो से अधिक संज्ञा होंगी सर्वनाम के साथ में, वो संबंधवाचक का उदाहरण हो जाएगा। जैसे वे सोहन के दादाजी हैं, वे सोहन के दादाजी हैं। अब देखिए इससे अंत केवल सीधा सीधा संबंध का पता चल रहा है, संबंध का पता चल रहा है ना, वे सोहन के दादाजी हैं, संबंध तो बता रहा है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यार। अब वे कुत्ते हैं, वे क्या हैं, वे कुत्ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं मिटा लेता हूँ एक बार अच्छे से, फिर एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ना, इस उदाहरण से, जो हमारा लिया गया उदाहरण है। आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने उदाहरण लिए थे, कौन कौन से, अब आप इसमें उदाहरण देखोगे, एक तो चौथा देखो और एक देखो छठा नंबर का उदाहरण। देखिए यह राधा की कार है, यह क्या हो गया, यह हो गया एक सर्वनाम, यह हो गया एक सर्वनाम, और राधा क्या होगी, राधा होगी संज्ञा, राधा क्या होगी, संज्ञा होगी, और कार क्या होगी, कार भी एक संज्ञा हो गई।
यानी कि एक तो सर्वनाम हो गया, एक हो गया सर्वनाम, और संज्ञा कितनी होगी, संज्ञा 2 होगी। यानी कि एक सर्वनाम के साथ में 2 संज्ञा आ जाए या 2 से अधिक संज्ञा आ जाए तो संबंधवाचक का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन यही नीचे एक जो छठा उदाहरण है, वे क्या हो गया, वे हो गया सर्वनाम। वे क्या हो गया, वे सर्वनाम हो गया। कुत्ते क्या हो गया, कुत्ते हो गए संज्ञा, है ना, कुत्ते हो गए क्या, संज्ञा। अब एक तो सर्वनाम हो गया और एक ही संज्ञा हो गई, तो एक सर्वनाम के साथ में एक संज्ञा आ जाए तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा आपको, है ना। चलिए आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में हम जो आज हमने अपना सर्वनाम को बिल्कुल कंप्लीट हो गया, क्या हमारा हो गया, सर्वनाम हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ कि 100% आप इसके प्रश्न निकाल लोगे। आप किसी भी बुक के कोई भी सवाल उठा के देख लीजिए सर्वनाम के, आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ सकते, ये मेरी गारंटी है। और बुक उठाओ ना, वो उठाना जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हो, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले, आप किसी भी डिपार्टमेंट के पेपर उठा के देख लीजिए जिसमें सर्वनाम के प्रश्न आए होंगे। अब आप इतना जान चुके हो कि उस पेपर का आप एक भी सर्वनाम का क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ये मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया। अब हम कल जो पढ़ेंगे, अब हम कल विशेषण पढ़ेंगे। हम विशेषण, ये विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में हम फिर क्या जानेंगे, हम पढ़ेंगे उसके बाद क्रिया। जो क्रिया 2 प्रकार की, 8 प्रकार की और 10 प्रकार की, 3 तरह से क्रिया होती हैं। एक क्रिया 2 प्रकार की होती है, दूसरी क्रिया 8 प्रकार की होती है और तीसरी क्रिया 10 प्रकार की होती है। 2 की कब होती हैं, 8 की कब होती हैं और 10 की कब होती हैं, और कौन कौन सी होती है, कैसे होती हैं, वो सब अगली वीडियो में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आए तत्काल आपके पास पहुंच जाए और आप तत्काल उस वीडियो को देख लें और अच्छे से अपनी तैयारी कर लें, ठीक है। और एक चीज़ और, इस वीडियो की जो पीडीएफ है व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से अगर ऐड नहीं हो रहे हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 7520828487 पर आप मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। क्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप मुझे, और उसमें आप मुझे लिख देना कि भैया हमको क्या कर दो, हमको आप अपने ग्रुप में ऐड कर लो। क्या कर लो, ग्रुप में ऐड कर लो। किस कौन से ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो हमको, तो मैं आपको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और वहीं पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, और वहीं पर जो भी होता होगा वहीं पर आप देखोगे, उसमें बहुत सारे हमारे भाई जुड़े हुए हैं उसमें। आपकी कोई क्वेरी है तो वहाँ से आप आपस में भी डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करें, बहुत कम समय आपकी परीक्षा में बचा हुआ है ना। चाहे ये वीडियो जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, या एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो जिसमें भी हिंदी आती हो, सभी के लिए सफिशेंट है। तो बिल्कुल बेधड़क होकर कर लीजिए, और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बाहर नहीं जा सकता। ये मैं लिख के दे रहा हूँ दावे के साथ में, 100% उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, इसको अच्छे से समझ के आप करोगे ना तैयारी, तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत इजीली आप समझकर सही कर दोगे, है ना। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।